फ्रेंड्स, मैं पी के सिद्धांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिन फिल्म कोटिंग बाय सीवीडी एंड पीवीडी प्रोसेस। थिन फिल्म कोटिंग का मतलब है किसी मेटल या किसी भी चीज़ के ऊपर एक थिन फिल्म बनाना, एक लेयरिंग करना, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि हम दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक सीवीडी और एक पीवीडी। सीवीडी का मतलब होता है केमिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन और पीवीडी का मतलब है फिजिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कोटिंग के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोटिंग के लिए जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हो सकता है कि हम ऐसे किसी कंपाउंड को यूज़ करें कोटिंग करने में जिसका काम होता है उस सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करना। मतलब कोई मेटल का सरफेस उसमें हमने कोटिंग कर दी, तो हो सकता है इस कोटिंग का पर्पस हमें उसकी प्रोटेक्शन करना, उसे जो है रस्टिंग से बचाना हो सकता है कि हम एक सब्सटेंस की कोटिंग करें जिसका पर्पस हो ऑप्टिकल बिहेवियर को बनाना। मतलब किसी के ऊपर हम कोटिंग करते हैं जिससे उसकी बिहेवियर ऑप्टिकल बिहेवियर हो जाती है, उसमें शाइनिंग आ जाती है। या ऐसे भी किसी कंपाउंड की लेयरिंग कर देना जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, ठीक है। या ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग कर देना जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, या ऐसे किसी सब्सटेंस की कोटिंग करना जिसका पर्पस सिर्फ डेकोरेशन हो। जैसे आप देख सकते हैं टिटेनियम नाइट्रेट की कोटिंग से हम लोग क्या करते हैं कि फेक गोल्ड, जिसको आप सिटी गोल्ड बोलते हैं, टिटेनियम नाइट्रेट की कोटिंग से हम सिटी गोल्ड बनाते हैं और कितना धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज है। तो एक बार यहाँ देखते हैं हमने वेरियस एप्लीकेशन थिन फिल्म, जैसे इंप्रूव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मेडिकल इम्प्लांट्स। देखिए, हम बायोलॉजिकल जो हमारे पास सब्सटेंस उनकी कोटिंग करके उनको लंबे समय तक उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस बैक्टीरियल प्रोटीन ऑर्गेनिक मैटर कंटेमिनेशन। देखिए, जैसे हमारे पास ये जो पोर्शन है यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप किसी को अगर थिन फिल्म कोटिंग करें तो आप उसकी बैक्टीरियल जो प्रेजेंस उसको घटा सकते हैं, उसको कंटेमिनेट होने से सैंपल को बचा सकते हैं। इम्प्रूव एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इम्प्रूव सेंसिंग एबिलिटी। भाई जब कोई सब्सटेंस है उसकी सेंसिटिविटी को हम बढ़ाने के लिए क्या उसके ऊपर ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग कर सकते हैं जिसकी सेंसिटिविटी ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो इससे उसकी सेंसिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एंड एंटी स्क्रैच ऑप्टिकल कोटिंग। मतलब चश्मों के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट एंटी स्क्रैच ऑप्टिकल कोटिंग करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा होने लगा। आप देखते हैं आजकल जितने भी लेंसेज होते हैं कैमराज के, उसके ऊपर बहुत लाल पीली नीली सी एक कोटिंग की जाती है, जिससे वो क्या होता है एंटी स्क्रैच कोटिंग। जिससे भी आप लोग पढ़ते हैं ना गुडिल्ला ग्लास, ठीक है, मोबाइल में गुडिल्ला ग्लास लगता है, तो वो एक एंटी स्क्रैच कोटिंग की गई है उसके ऊपर। या बहुत सारे ऐसे स्पेक्स आते हैं जो एंटी स्क्रैच होते हैं, मतलब उस पर अगर रगड़ोगे भी तो उस पर स्क्रैच नहीं जाएगा। जितने महंगे चश्मे होते हैं रेबन के, ठीक है, चाहे जो ब्लू लेंस कार्ट के, इनके क्या होता है ना कि इनके जो लेंसेज होते हैं इस पर स्क्रैच बहुत कम लगते हैं। जबकि लोकल सस्ते वाले अगर ग्लासेज उठा के ले आओ तो एक बार आप उसे पॉकेट में डाल के निकालो तो पता चलेगा उस पर स्क्रैच लग जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट मटेरियल इन हार्श एनवायरनमेंट। मतलब बहुत जैसे हम लोग स्पेस में मेटल को यूज़ करते हैं या समुद्र के अंदर में मेटल को यूज़ करते हैं, मेटल की मशीनों को यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर कोटिंग कर देने से क्या होता है कि उस सिचुएशन में भी वो मशीनें ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इम्प्रूव मटेरियल अपीयरेंस। मतलब हम लोग कलर पर्पज़ से या डेकोरेशन पर्पज़ से भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए थिन फिल्म का सेंस क्या है यहाँ पर। जैसे कि आपके पास एक ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, देखिए सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के ऊपर हमने एक पतली सी थिन फिल्म चढ़ा रखी है, ठीक है। सबस्ट्रेट इसके ऊपर क्या हुआ, पतली सी थिन फिल्म चढ़ा रखी है, तो सबस्ट्रेट और ये क्या हो गया, यहाँ पर इसके सरफेस पे पतली सी थिन फिल्म चढ़ा रखी है, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है थिन फिल्म और एक होता है थिक फिल्म, ठीक है। थिन फिल्म अलग है और थिक मतलब थिन फिल्म मतलब पतली फिल्म और थिक फिल्म का मतलब हो गया मोटी फिल्म हो गया। यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पर वेरियस थिकनेस रेंज ऑफ थिन फिल्म। देयर आर सेवरल मेथड टू प्रिपेयर थिन फिल्म यूजिंग डिपोजिशन टेक्निक दैट मेक्स फिल्म थिकनेस 1 माइक्रोमीटर एंड डाउन टू ए फ्यू एंगस्ट्रम, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर सम बिलो। देखिए 1/10⁵ नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक की हम यहाँ पर 1 mm तक की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थिन फिल्म से लेके सीट प्लेट तक की कोटिंग कर सकते हैं। बीच में फॉयल भी आता है, ठीक है, फॉयल से भी पतला होता है थिन फिल्म, तो हम इसकी कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्राइलिक बोर्ड ब्रश बोर्ड, इन सब में क्या करते हैं मोटी मोटी फिल्मों की कोटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जगहों पर थिन फिल्म की जाती है, बहुत सारे जैसे गोल्ड के ऊपर जैसे जो फेक गोल्ड होता है सिटी गोल्ड, उस पर थिन फिल्म होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्क्रबर आते हैं उसके ऊपर मोटी मोटी कोटिंग की हुई होती है ताकि उसको सेफ रखा जा सके। तो थिन फिल्म से लेके थिक फिल्म तक की कोटिंग हम करते हैं। 1650 से 1940 तक जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता था, कोटिंग ऑप्टिकल कोटिंग की जाती, हल्की फुल्की कोटिंग की जाती थी, लेकिन थिन फिल्म कोटिंग नहीं होती थी, मोटी थिक कोटिंग होती थी, ठीक है। 1965 से 2004 तक जो है थिन फिल्म टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर और एंड ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज में।
और 2006 से अब तक जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे जो है ऑर्गेनिक लेवल की कोटिंग की जाती है, ठीक है। LCD भी कोटिंग की जाती है, बहुत छोटी पतली पतली कोटिंग जो है यहाँ पर आज के डेट में की जा रही है, आप इसको देखिए। इसके अलावा द फिल्म ग्रोथ प्रोसेस, देखिए फिल्म ग्रोथ प्रोसेस 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास आइलैंड ग्रोथ, दूसरा है हमारे पास लेयर ग्रोथ और तीसरा है आइलैंड लेयर ग्रोथ। आइलैंड ग्रोथ का मतलब एक के ऊपर एक, देख सकते हैं। आइलैंड ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ आइलैंड ग्रोथ अकर्स व्हेन द स्पेसीज आर मोर बाउंडेड टू ईच अदर देन टू सबस्ट्रेट, मतलब एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड होते हैं मजबूती से। लेयर ग्रोथ का मतलब था लेयर ग्रोथ, ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेयर ग्रोथ मतलब एक लेयर में बाउंडेड होते हैं, एक के ऊपर एक नहीं होते हैं। और आइसलैंड लेयर का क्या होता है कि आइलैंड भी मोड है और लेयर मोड भी, देख सकते हैं। मतलब सीधे भी है, मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में भी है। तो दोनों डायरेक्शन में हो गया तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आइलैंड लेयर कोटिंग, ठीक है। और देख सकते हैं डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ ए फिल्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक फेजेस, ठीक है। कि भाई प्रोडक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट एटॉमिक मॉलिक्यूलर आयनिक स्पीसीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ टू द सबस्ट्रेट थ्रू ए मीडियम, कंडेंसेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब ये बता रहा है कि भाई आप जो डिपोजिशन करते हैं, मतलब फिल्म कोटिंग करते हैं, उसके लिए 3 प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, 3 बेसिक फेज को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम एटॉमिक जो आयनिक हमारा स्पीसीज होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, उसका बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी मशीन के अंदर। और तीसरा क्या करते हैं, उसको कंडेंस करके हम उसके ऊपर लेयर को बिछा देते हैं। मतलब इसकी बात ये कह रहा है कि भाई एक तो बनाओ, दूसरा लाओ और तीसरा लगाओ, ठीक है। बनाओ, लगाओ, बनाओ, लाओ और लगाओ, ये 3 बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग समझेंगे अभी इसकी मशीन के थ्रू कि मशीन इसकी कैसे काम करती है। देखिए यहाँ दिया क्लासिफिकेशन थिन फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन थिन फिल्म दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पास जो सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, या एमॉर्फस। देखिए सिंगल क्रिस्टल और एमॉर्फस की इस तरह की फिल्म कोटिंग होती है। एमॉर्फस समझ सकते हैं, एक के ऊपर एक लेयर इस तरह के होते हैं कि उनमें मतलब सिमिलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एमॉर्फस लेयर हो गया, देखिए ये जो हो गए, ये हमारे पास एमॉर्फस लेयर हो गया। ये जो एपिटेक्सियल हो गया, यानी कि हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया, देख सकते हैं, एक के ऊपर एक बिल्कुल प्रॉपर वे में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब का ये हो गया कि भाई कुछ क्रिस्टलाइन भी है, कुछ एमॉर्फस भी है, ठीक है। तो ये आपको सेमी क्रिस्टलाइन ये इस तरह के होते हैं। और ये आपका सिंगल क्रिस्टल, तो सिंगल क्रिस्टल के तो इस तरह के लेयर आते हैं, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन थिन फिल्म को 4 पार्ट में तोड़ा, सिंगल क्रिस्टल, एपिटेक्सियल, एमॉर्फस और पॉलीक्रिस्टलाइन। उसके बाद सम पार्टिकुलर मोटिव्स फॉर थिन फिल्म डिपोजिशन, ठीक है। कि भाई हम जो थिन फिल्म डिपोजिशन करते हैं इसके मेनली हमारे मकसद क्या है, कि हमारे मोटिव्स क्या है। तो इसमें सबसे पहला मकसद है हमारा टू मेंटेन सरफेस यूनिफॉर्मिटी। भाई हमें सरफेस उबड़ खाबड़ नहीं चाहिए, सरफेस प्लेन चाहिए होते हैं, तो हम थिन फिल्म कोटिंग करते हैं। टू डिक्रीज द वेट एंड बल्कीनेस ऑफ द मटेरियल। भाई हम क्या करते हैं, हमें पतले पतले सीट्स चाहिए लेकिन काम के चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पतले पतले सीट्स लेके उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। और वो पतले सीट्स ही क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूनिक हो जाते हैं, बहुत हमारे यूज़फुल हो जाते हैं। टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ठीक है, लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। देखिए ग्रोथ ऑफ ए थिन फिल्म एग्जिबिट फॉलोइंग फीचर, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द थिन फिल्म ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएटेड बाय एनी डिपोजिशन टेक्निक स्टार्ट्स विथ ए रैंडम न्यूक्लिएशन प्रोसेस फॉलोड बाय न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ स्टेज। लेकिन ये कह रहा है कुछ नहीं, दिमाग मत लगाइए इसके ऊपर। ये सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर थिन फिल्म, ये लेंथ है, विड्थ है और ये इसकी हाइट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ किया गया है इसको, ठीक है। देखिए कह रहा है इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक कह रहा है कि भाई इंक्रीज कोरोजन रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, जब हम उसको इंक्रीज कोरोजन रेसिस्टेंस, मैंने भी जस्ट आपको बताया कि भाई जैसे ही आप उस पर कोटिंग करते हैं तो उसके कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, उसकी हार्डनेस को बढ़ा देते हैं, स्क्रैच रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस, ऑक्सीडेशन होने की प्रॉपर्टी घट जाती है। मान लो किसी पे कोटिंग नहीं है, बिना कोटिंग का लोहा आसानी से रस्ट लग जाएगा, लेकिन अगर कोटिंग किया हुआ लोहा है तो उस पर रस्टिंग थोड़ी लेट होती है या आसानी से नहीं होती है, ठीक है। इम्प्रूव थर्मल स्टेबिलिटी, भाई हमने ऐसी कोटिंग कर दी जो हीट रेसिस्टेंट है तो उसकी क्या हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ गई। उसके बाद एस्थेटिक लाइफ इम्प्रूवमेंट यूज फॉर द कोटिंग ऑन द आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये चीज़ मैंने जस्ट बताया है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे इसकी कोटिंग होती है टिटेनियम नाइट्रेट की। अब देखिए फिल्म डिपोजिशन की 2 फेजेज हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास गैस फेज, दूसरा हो गया लिक्विड फेज। गैस फेज 2 तरह के होते हैं, पीवीडी और सीवीडी, जस्ट मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। पीवीडी फिजिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन और सीवीडी हो गया केमिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन। हम लोग बेसिकली इसे ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन दूसरा इसका पोर्सन होता है लिक्विड फेज, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, स्पिन कोटिंग हो गया, स्प्रे पायरोलिसिस हो गया, डिप कोटिंग हो गया। अभी हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में। गैस फेज में हमारे पास कौन कौन है कि पीवीडी, सीवीडी, और लिक्विड फेज में कौन आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्पिन कोटिंग, स्प्रे पायरोलिसिस और डिप कोटिंग। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं पहले।
देखिए यहाँ पर जो पहले हम गैस डिपोजिशन मेथड को पढ़ लेते हैं। गैस डिपोजिशन मतलब मेथड का क्या मतलब होता है, प्यारे बच्चे लोग समझिए। जैसे ये हो गया हमारा, जैसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन मेथड की, ठीक है। फिजिकल वेपोराइजेशन डिपोजिशन मेथड को आप समझिए। ये कह रहा है कि द वर्ड फिजिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल is intended to indicate the absence of any chemical reaction in the formation of a film। ये बता रहा है कि भाई आप जो यहाँ पर कोटिंग करवाने रहे हैं फिजिकल डिपोजिशन मेथड में या फिजिकल वेपोर डिपोजिशन मेथड में, यहाँ पर किसी केमिकल की एब्सेंस है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर किसी डायरेक्टली हम किसी केमिकल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी केमिकल को यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जो केमिकल डिपोजिशन मेथड है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसमें हम लोग केमिकल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर केमिकल को यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमारी कोटिंग होती है, कोटिंग को टर्म दिया जाता है स्पुटरिंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ जो कोटिंग को दिया जाता है टर्म, यहाँ पर कोटिंग को हमारा दिया जाता है स्पुटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्पुटरिंग गैस को हम अंदर लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका करंट क्रिएट करके उस गैस में हम लोग डेविएशन लाते हैं और उस गैस को इस क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ से गैस को अंदर लाए, जिस गैस को हमें चिपकाना है इसके ऊपर या जिस गैस की लेयरिंग करनी है। बेसिकली हम कभी भी यहाँ पर जो पीवीडी या सीवीडी होता है यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड नहीं लेते हैं, क्योंकि जस्ट अभी आपने देखा ना कि देखो यहाँ पर खिल डिपोजिशन में गैस फेज में पीवीडी और सीवीडी है, लिक्विड फेज में हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग से डीप कोटिंग तक है। तो गैस फेज ही लेना होगा हमें पीवीडी या सीवीडी के लिए। तो पीवीडी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर गैस को देखिए इस मशीन के अंदर गैस को लाते, देखिए हमने इस मशीन के अंदर गैस को लाए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस फील्ड क्रिएट करके हम क्या करते हैं, उस गैस को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और जो उसके पॉजिटिव पार्ट उसको एक्साइट कर देते हैं और निगेटिव पार्ट को एक्साइट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं बेसिकली गैस को। और स्प्लिट करके उसको हम अपने जो हमारा सबस्ट्रेट है उस पर क्या करते हैं, उसको चिपका देते हैं, यानी कि इसकी हम कोटिंग कर देते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने फील्ड क्रिएट कर दिया है। देखिए हमने यहाँ फील्ड क्रिएट कर दिया और फील्ड क्रिएट करने जो हमने स्पुटरिंग गैस अंदर लाई, वो स्पुटरिंग गैस क्या हो गई, तो वो स्प्लिट कर गई। और हमने उसकी स्प्लिट करने के बाद क्या किया, जो हमारा टारगेट था हमने उसके ऊपर, उस टारगेट के ऊपर उस मेटल या जो भी जिस भी की हम कोटिंग करवाना चाहते हैं वहाँ हमने उसकी कोटिंग करवा दी, ठीक है। चलिए इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज देखिए, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करते नहीं है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हो गई, एक्सलेंट प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। लो डिपोजिशन टेम्परेचर, ये सबसे बड़ी बात है, टेम्परेचर डिपोजिशन कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेंस, ठीक है। उसके बाद एधरेंट कोटिंग, तो यहाँ पर हम मोटी कोटिंग भी बहुत हाई डेंस के साथ इस कोटिंग को कर सकते हैं। जितने देर इस प्रोसेस को चलाएंगे हमारी कोटिंग होती रहेगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। वैक्यूम प्रोसेस विथ हाई कैपिटल कॉस्ट, हमें वैक्यूम करने में ही बहुत खर्चा आ जाता है, वैक्यूम करना आसान नहीं होता है। लिमिटेड साइज ऑफ द कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर साइज जो कंपोनेंट का है उसके साइज लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत बड़े साइज को हम वैक्यूम चैम्बर में नहीं डाल सकते। मान लो बहुत बड़े चैम्बर, बहुत बड़े पार्ट पे आपको अगर मान लो कोटिंग करनी है तो आप उसके लिए वैक्यूम चैम्बर कहाँ से लेके आओगे। सपोज करो कि आपको किसी जो है शिप के लिए जो आपको उसका जो रनिंग ब्लेड होता है उस ब्लेड पे आपको कोटिंग करनी है, उसके ब्लेड की साइज़ 20-50 फीट की साइज़ होती है। अब उस 50 फीट में आप कहाँ से वैक्यूम कर पाओगे। तो इसलिए फिजिकल डिपोजिशन मेथड की प्रॉब्लम ये है कि ये आपको आसान नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल डिपोजिशन मेथड पे। देखिए केमिकल डिपोजिशन मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर एक मशीन लिया, इस तरह से एक चैम्बर है हमारे पास, यहाँ से हम गैस को इन कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से गैस को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। और इस गैस को ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और इस यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट, ये हम इसको हीट कर रहे हैं। गौर से देखिए ये यहाँ पर क्या करें, इसके दोनों साइड ऊपर नीचे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट्स का सोर्स लगा रखा है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं। और उस हीट पे ये जो गैस है, ये गैस क्या करते हैं, दो गैस को हम इंटर करवाते हैं। सपोज कीजिए हम लोग किसी मेटल क्लोराइड है हमारे पास और हमने मेटल क्लोराइड को हाइड्रोजन दे दिया। मतलब यहाँ से MCl2 और यहाँ H2 का हम यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। तो MCl2 प्लस H2 में क्या हो गया कि M मेटल अलग हो गए और H और Cl मिलके HCl बन के यहाँ से निकल गया। देखो यहाँ से HCl निकल गया और मेटल जो गर्म होकर क्या हो गया, इसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर कोट हो गया। देखो मेरी बात समझो, मान लो कोई मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को हम अंदर डालते हैं, तो मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इंटर रिएक्शन करके क्या कर लेंगे, M प्लस HCl 2HCl। तो ये सारे जो M हैं, ठीक है, जो M है मेटल, वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे और जो HCl होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे चला जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा केमिकल डिपोजिशन मेथड हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो केमिकल डिपोजिशन मेथड है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD इज ए कोटिंग प्रोसेस दैट यूजेज थर्मली इंड्यूस केमिकल रिएक्शन एट द सर्फेस ऑफ हीटेड सबस्ट्रेट विथ reagents सप्लाइड इन gaseous फॉर्म। समझ में आई, पढ़िए इसको कि केमिकल वेपर डिपोजिशन इज ए कोटिंग प्रोसेस
ठीक है, ये कोटिंग प्रोसेस है दैट यूजेस थर्मली इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब कि हमने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाना एट द सरफेस ऑफ ए हीटेड सबस्ट्रेट विथ रिएजेंट सप्लाइड इन गैसियस फॉर्म। लेकिन ध्यान रखें किस बात का कि यहाँ पर सप्लाइड जो हम रिएजेंट दे रहे हैं वो कौन सा है, तो वो गैस फॉर्म में है। चलिए कोई बात नहीं है। इसकी एडवांटेज क्या है भाई, तो हाई कोटिंग हार्डनेस गुड एंड एडेशन, मतलब एडेशन मतलब चिपकना होता है, एडेसिव का मतलब होता है गोंद होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी कोटिंग होती है, ठीक है। और वहाँ पर कोटिंग हार्डनेस भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट केमिकल को यूज़ कर रहे हैं ना, हम सीधे सीधे केमिकल को इंटर करवा के यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि अब इसका चलन घटता जा रहा है, क्योंकि हम कोटिंग करने के लिए, छोटी चीज़ों में कोटिंग करने के लिए जनरली हम फिजिकल वेपर डिपोजिशन का ही यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है बच्चे लोग, कि हाई टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, कि टेम्परेचर प्रोसेस क्या हो गया, बहुत हाई होता है, कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, जैसे वहाँ वैक्यूम चाहिए था, यहाँ टेम्परेचर चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ टॉक्सिक गैस भी निकलती रहती है, क्योंकि हम जो फिजिकल डिपोजिशन मेथड करवाते हैं वहाँ किसी गैस के निकलने की बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक गैस निकलती है, ठीक है। देखो अब आप एक बात समझो, जैसे डिफरेंस बिटवीन पीवीडी एंड सीवीडी, ठीक है, पीवीडी और सीवीडी में डिफरेंस क्या है, देखो डेफिनेशन, पीवीडी फिजिकल वेपर डिपोजिशन और ये केमिकल वेपर डिपोजिशन, कोटिंग मटेरियल सॉलिड फॉर्म और इसमें क्या हो गया गैसियस फॉर्म। देखिए पीवीडी में जो हमारे पास क्या होता है, कोटिंग मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है और गैस यहाँ क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। उसके बाद देखिए मेथड यहाँ पर कह रहा है कि एटम्स आर मूविंग एंड डिपोज, यहाँ हालांकि गैस लिखा हुआ है, यहाँ भी ये कोटिंग मटेरियल यहाँ दोनों ही गैस ही होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं लेकिन वो अंदर जाके वो भी गैस ही बन जाते हैं, ठीक है ना, ये मिस्टेक से यहाँ लिखा गया है। अच्छा मेथड क्या हो गया, एटम आर मूविंग एंड डिपोजिटिंग ऑन सबस्ट्रेट, कि एटम मूव करते हैं और सबस्ट्रेट पर डिपोजिट कर जाते हैं। यहाँ द गैसियस मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, कि यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, कि गैसियस जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सबस्ट्रेट के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, जाके चिपक जाते हैं या रिएक्ट कर लेते हैं। डिपोजिशन टेम्परेचर, डिपोजिशन एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर अराउंड 250-450 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, सुटेबल फॉर कोटिंग टूल्स दैट आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन दैट डिमांड इज टफ कटिंग एज, ठीक है, एंड मेनली यूज्ड फॉर डिपोजिटिंग कंपाउंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, कि इसका जो यूज़ होता है ये हम लोग छोटे मोटे में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो यूज़ होती है बड़े कंपाउंड में होती है, मतलब बड़े सरफेस पे होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा लिक्विड डिपोजिशन फेज है, यहाँ भी बहुत आसानी से आप यहाँ पर मान लो एक मेटल रख देंगे या दूसरा मेटल रख देंगे और यहाँ पर कैथोड एनोड लगाएंगे, तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, कॉपर है तो कॉपर की कोटिंग इसके ऊपर होने लगी। ये चीज़ आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरी स्पिन कोटिंग, स्पिन कोटिंग में क्या करते हैं, हम सरफेस को हिलाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, सरफेस को क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और सरफेस को मूव करते हैं तो मान लो इसके ऊपर आप बहुत, अरे कुछ नहीं है, आप उसके ऊपर क्या करो, किसी सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड डाल दो जो भी केमिकल है और उसको हिलाते रहो, तो ही जैसे किसी थाली में पानी रख के उसको जोर जोर से घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी पूरे सरफेस से फैल जाएगा ना, तो बस वही कोटिंग यहाँ होती है। ये एक तरह की पेंटिंग है, ठीक है, ये एक तरह की क्या है, पेंटिंग है। आप गिरा दो केमिकल और गिरा के उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो ऑटोमेटिकली पूरे सरफेस से फैल जाएगा। उसके बाद स्प्रे पायरोलिसिस डिपोजिशन, यहाँ देखिए हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, एटोमाइजर है हमारे पास, इस तरह से क्या कर रहे हैं, हीटेड सरफेस पे क्या करें, स्प्रे कर रहे हैं इसको। जब इसको स्प्रे करते हैं तो स्प्रे ये भी बहुत पुराना मेथड है, ठीक है, स्प्रे पायरोलिसिस। और ये एक डीप कोटिंग, अरे भाई डीप कोटिंग में क्या, उसको लेकर डुबा दो, डुबा के निकाल दो, होगी कोटिंग, ठीक है। तो ये भी इस तरह की क्या होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसका मतलब पुअर एडेशन होता है, ये चिपकता कुछ खास नहीं है, क्योंकि चिपकाने के पीछे कोई बॉन्ड नहीं है, बस वो उसके सरफेस से जाके चिपक गया, बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। जैसे आप सोचो ना, अपने घर पे साइकिल पे आप पेंटिंग करते तो वो आसानी से छूट भी तो जाता है, ठीक है, वो आसानी से छूट जाता है, क्योंकि उसके बीच के कोई, उसमें इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना, बस आपने इसको डुबाया, डुबा के निकाल लिया है, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड या टेक्निक, देखो हमने जो पीवीडी है, पीवीडी के दो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन है, एक स्पुटरिंग और एक इवेपोरेशन, ठीक है। स्पुटरिंग और हमारे पास कौन है, इवेपोरेशन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए व्हाट इज स्पुटरिंग, व्हेन आयन बॉम्बार्डेड द सरफेस सेवरल थिंग इज हैपन, ठीक है, कि जब एक आयन क्या होता है, सरफेस को क्या कर, सरफेस से बम्बार्ड करता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिफ्लेक्शन होती है, स्टिकिंग होती है, स्पुटरिंग होती है, आयन इम्प्लांटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इमिशन होता है। बट आयन सरफेस इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द आयन बीम एनर्जी, ठीक है। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई जब हम क्या करते हैं, जब आयन जो होता है, मैंने आपको बताया फिजिकल वेपर डिपोजिशन में कि आयन क्या करता है, सरफेस पे बम्बार्ड करता है, तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ चिपक जाते हैं, कुछ स्पुटरिंग हो जाती है, कुछ आयन इम्प्लांटेशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इमिशन होता है यहाँ पर,
ठीक है। बट आयन सरफेस इंटरेक्शन डिपेंड ऑन आयन बीम एनर्जी। देखिए जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी होगी, ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, जब एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं मतलब कम होगी तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एनर्जी कम होगी तो ये या तो एडजॉर्ब हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में क्या हो जाएगा, सरफेस डैमेज हो जाएगा। सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस हमारा डैमेज हो जाएगा। लेकिन 3 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, ये काफ़ी ज़्यादा है, तब फिर क्या होगी, यहाँ पर स्पुटरिंग हो जाएगी, ठीक है, बता रहा हूँ। और फिर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी होगी तो क्या होगा, आयन इम्प्लांटेशन हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो कह रहा है कि स्पुटरिंग इज ए टेक्निक यूज टू डिपॉजिट थिन फिल्म ऑफ ए मटेरियल ऑन टू सरफेस substrate by first creation of a gaseous plasma and then acceleration the ion from the plasma into some sources material target. Source material is loaded by arriving ions. After the transfer of energy it will eject neutral atom। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्पुटरिंग क्या होता है, ये एक तरह का लेयरिंग ही, तो यही तो ये कोटिंग का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमने यहाँ पर क्या किया, उसको एनर्जी, इतनी एनर्जी, देखिए हमने 3 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है। 5 to 10 में सरफेस डैमेज हो रहा है, लेकिन 3 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या स्पुटरिंग हो रही है। स्पुटरिंग में क्या हुआ यहाँ पर कि कह रहा है इट इज़ ए टेक्निक यूज टू डिपॉजिट थिन फिल्म ऑफ मटेरियल ऑन टू द सरफेस। तो भाई यार थिन फिल्म की कोटिंग का एक तरीका है। बाय फर्स्ट क्रिएशन ए गैस प्लाज्मा एंड देन एक्सेलरेशन द आयन फ्रॉम दिस प्लाज्मा। मतलब सबसे पहले गैस प्लाज्मा बनाइए और उसमें से क्या करें, एक्सेलरेशन, आयन का एक्सेलरेशन करवाइए उसमें से, ठीक है, इनटू सम सोर्सेज मटेरियल। किस पे, तो टारगेट पे। अब कह रहा है सोर्स मटेरियल लोडेड बाय द अराइविंग आयन। अब जब सोर्स मटेरियल को ये आयन आके बम्बार्ड करेंगे, जो आयन आपने बनाए हैं प्लाज्मा से, ठीक है, आफ्टर देयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और फिर बम्बार्ड क्या करेंगे, एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि उसके न्यूट्रल एटम जो होंगे इजेक्ट होकर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कि उस सरफेस से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल एटम निकल के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आपको तो पता है ना कि जैसे हम लोग जब कोटिंग, जो हमारे रिएक्शन का जो नेचर, रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो सरफेस पे रिएक्टिंग मटेरियल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन किसी के सरफेस से न्यूट्रल एटम निकल के चारों तरफ फैल जाए तो न्यूट्रल एटम तो रिएक्टिव होते ही नहीं है, ठीक है, तो वो सरफेस पे क्या हो गया, फैल गए, और इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया स्पुटरिंग, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्लाज्मा क्रिएट किया, देख सकते हैं प्लाज्मा को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा से आयन को हम यहाँ पर मूव करवा रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर टारगेट है, और टारगेट को जैसे ही एनर्जी मिलती है यहाँ से न्यूट्रल एटम क्या हो गया, इजेक्ट हो गए, और न्यूट्रल एटम इजेक्ट हो गए, ऊपर के लेयर में आ गए, और इसी को हमने क्या कर दिया कि हमने भाई स्पुटरिंग हो गई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ हमारा न्यूट्रल था, हमने इस पर देख सकते हैं इसमें हमने करवाया, ठीक है, प्लाज्मा लाया, ये बाहर निकल गया, न्यूट्रल एटम क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल एटम यहाँ से बाहर निकल गया, बाहर की तरफ आ गए। देखिए स्पुटरिंग यील्ड की बात करें तो स्पुटरिंग एटम बम्बार्डिंग डिवाइडेड बाय बम्बार्डिंग आयंस, इसी को बोलते हैं स्पुटरिंग यील्ड। कि भाई स्पुटरिंग एटम, स्पुटर्ड एटम के भाई कितने एटम निकले और डिवाइड बाय कितने एटम का आपने आयन का बम्बार्ड करवाया था, ठीक है, इसी को क्या कहा गया, स्पुटरिंग यील्ड कहा गया। आप समझ सकते हैं इन बातों कि भाई हमारे कितने एटम स्पुटर्ड एटम निकले, कितने एटम निकले और डिवाइडेड बाय कितने एटम हमने आयन बम्बार्ड करवाए थे, इसी के रेशियो को क्या कहा गया, इसी को कहा गया स्पुटरिंग यील्ड, ठीक है। कहा गया स्पुटरिंग यील्ड इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम द लार्ज सरफेस पर मेडिसिन, आपको इंसिडेंट आयन, ये सब कुछ नहीं है। अब स्पुटर्ड का जो हो गया, आपको इसके डिपोजिशन का जो प्रोपोर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ टारगेट एटम, कि भाई एटम टारगेट एटम की टाइप कैसी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टारगेट एटम, रिलेटिव मास ऑफ आयंस एंड एटम्स, इंसिडेंट आयन एनर्जी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ आयंस, ठीक है, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्पुटरिंग, वही सबस्ट्रेट डैमेज हो जाता है, आयन बम्बार्डेड, हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है, डिपोजिशन रेट ऑफ सम मटेरियल इज क्वाइट लो, बहुत सारे मटेरियल का जो डिपोजिशन रेट होता है बहुत लो होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द टारगेट बिकम हीट विच मस्ट बी रिमूव्ड, डिफिकल्ट टू डिपॉजिट यूनिफॉर्मली इन कॉम्प्लेक्स शेप सच एज टर्बाइन प्लेट। मैंने बताया था ना कि जैसे आपके पास कोई टर्बाइन ब्लेड है उस पर आपको स्पुटरिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ये सरफेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सरफेस होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कॉम्प्लेक्स शेप, हाई परफॉर्मेंस थिक कोटिंग आर हार्ड टू प्रोड्यूस ड्यू टू हाई इंटरनल स्ट्रेस लेवल। भाई इसके अंदर से भी तो जो सब्सटेंस है उसके अंदर से भी तो मतलब उसके अंदर से भी तो मतलब हाई इंटरनल स्ट्रेस लेवल है। किसी कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है, हाई इंटरनल स्ट्रेस लेवल होता है, जिससे बाहर से कोटिंग करनी क्या होती है, मुश्किल होती है, और वो कोटिंग क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि आप मान लो कि अगर ऊपर से कोटिंग कर दोगे तो अंदर में होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होते हैं, जितने भी मूवमेंट है, उसको तो आप ब्लॉक कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर वाली कोटिंग को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है।
देखिए क्लासिफिकेशन स्पुटरिंग बेस्ड ऑन पावर सोर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टिव स्पुटरिंग है, डीसी स्पुटरिंग है, उसके बाद है मैग्नेट्रॉन है, आरएफ स्पुटरिंग है, ये आपके काम का नहीं है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्पुटरिंग टेक्निक, डीसी स्पुटरिंग, आरएफ स्पुटरिंग, रिएक्टिव स्पुटरिंग, मैग्नेटिक स्पुटरिंग। देखिए डीसी स्पुटरिंग में क्या करते हैं हम, डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, टारगेट मस्ट बी कंडक्टिव, टारगेट क्या होता है, कंडक्टिव होनी चाहिए। आरएफ स्पुटरिंग क्या हो गया, अप्लाइज एन एसी वोल्टेज टू टारगेट और टारगेट नीड नॉट टू बी कंडक्टिव, टारगेट कंडक्टिव हो या ना हो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज, ठीक है। उस पर रिएक्टिव स्पुटरिंग क्या होता है, रिएक्टिंग गैस सच इज O2 एडेड टू द चैम्बर, ठीक है, रिएक्ट्स विथ हाई प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग द डिपॉजिट मटेरियल, ठीक है। देखिए इसके अलावा दिया हुआ है मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग, एडिशन ऑफ मैग्नेट्स बिहाइंड टारगेट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेनली आपके लिए डीसी स्पुटरिंग और आरएफ स्पुटरिंग मेन था आपके लिए। देखिए व्हाट टाइप ऑफ थिन फिल्म स्ट्रक्चर कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पुटरिंग मेथड, ठीक है। हम लोग स्पुटरिंग करते हैं यहाँ पर सिंगल लेयर और 2 मल्टी लेयर फिल्म। देखो हम लोग सिंगल लेयर 2, भाई हमने देखो जैसे हमने क्या सबस्ट्रेट लिया उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया, ठीक है। देखो जैसे हमने सिंगल लेयर के ऊपर एक लेयर डाला, फिर दूसरा लेयर डाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे होते होते ये कई मल्टी लेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हम करते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से मल्टी लेयर हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर मल्टी लेयर कोटिंग कंटेंट मोस्टली ऑफ सेवरल रिपीटिशन ऑफ 2 लेयर्स, वन हार्डर वन सॉफ्टर और मे बी एनी टाइप दे है मे बी मेड ऑफ सिरेमिक एंड मेटेलिक लेयर्स और 2 डिफरेंट सिरेमिक लेयर्स, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेयर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लेयर को हम लोग कोटिंग करके वहाँ पर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। मोनो कंपोजिट मल्टी लेयर कोटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी लेयर्स। देखो तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास जो थिन फिल्म होते हैं, नैनो कंपोजिट थिन फिल्म, इसके 3 टाइप होते हैं, मेटल मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट, पॉलीमर मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट, सेरेमिक मैट्रिक्स और नैनो कंपोजिट, और एक और होता है मैग्नेटिक नैनो कंपोजिट, ठीक है। इसके अलावा हार्ड कोटिंग है, हॉल पेज रिलेशनशिप है, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। देख सकते हैं इस तरह से हमने क्या किया है कि हमने कोटिंग किया है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट कोटिंग है, एक होता है आपको देखिए ये ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल हार्ड कोटिंग है, यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग हमने कर रखा है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल के सर्फेसेस पे कोटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि ये मेटल हमारे मजबूत हो सकें और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ सके। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चश्मे पे हम लोग जो फिल्म की कोटिंग करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्शन इसका चाइना ही अभी तक कर रहा है। चाइना के लिए जो एशियन कंट्री में जो है, ये चाइना बहुत बड़ा मार्केट है इसका इन फिल्म्स का। और देख सकते हैं इस तरह से फिल्म की कोटिंग की जाती है। देखिए ये चश्मे पे इस तरफ की कोटिंग नहीं की गई, इस तरफ कोटिंग की गई। देखिए ये जो है इसमें कोटिंग नहीं की गई, इसमें कोटिंग की गई है, तो इससे काफ़ी फ़र्क आता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास जो ज्वेलरीज होते हैं, देख सकते हैं ये बॉटल्स हैं, ज्वेलरीज हैं, इन सब पे, चम्मचों हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब पे जो होता है कोटिंग की जाती है। ये आपके जो है फैसिलिटीज़ होती है इसको करने की, ठीक है। और बाकी ठीक है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जो आपके काम की चीज़ थी वो जो CVD और PVD वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत कुछ है, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको समझने के लिए मेनली CVD और PVD समझना था, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।